माफी के साथ 31 अक्टूबर जो है वो सरदार पटेल साहब की जयंती थी। लौह पुरुष सरदार पटेल साहब जिन्होंने भारत को अखंड भारत बनाया। जैसे सम्राट अशोक के समय भारत अखंड भारत था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैसे भारत अखंड भारत था, आजादी के बाद सरदार पटेल ने एक अखंड भारत बनाया। देर रात हो रही है, हो सकता है हमारे भारत के जो दर्शक हैं वो सो रहे हों, सोना भी चाहिए, समय से सोइए। लेकिन दुनिया भर के देशों में जो नेशनल दस्तक को देखते हैं वो जरूर हमारे साथ जुड़ेंगे और मेरी कोशिश होती है कि आपको खबरें अपडेट की जाए। जैसे हमारे देश के सेना के जवान 24 घंटा हमारी सुरक्षा करते हैं, इसीलिए हम महफूज हैं। उसी तरह से एक पत्रकार के तौर पे आपकी जिम्मेदारी है कि आप देश के लोगों का वॉचडॉग बने रहें। आप उनके सामाजिक हकों के लिए देश के साथ कुछ देश में क्या चल रहा है ये सब बताते रहें। तो सोचिए, सरदार पटेल की 31 अक्टूबर को पूरी देश में जयंती मनाई गई और सरदार पटेल जिन्होंने अखंड भारत को बनाया, फिर से भारत को एकीकृत किया। जिस भारत को अंग्रेजों ने टुकड़ों में बांट दिया था, जो छोटे छोटे रजवाड़े में बट गए थे, नतीजा ये हुआ कि सम्राट अशोक का भारत, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत जो छोटे छोटे रजवाड़ों में बट गया था, उसको फिर से अंग्रेजों ने बांट रखा था। फिर से सरदार पटेल ने एक किया। सोचिए, तो आज पूरे देश में उनकी जयंती मनाई गई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने आरएसएस को भी बैन किया था। सोचिए, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज के वंशज सरदार पटेल ने आरएसएस को भी बैन किया था। तो कितने ज्यादा न्यूट्रल थे। एक घटना बताता हूं। बाबा साहब अंबेडकर जब एससी, एसटी और ओबीसी के लिए संवैधानिक अधिकारों का प्रावधान कर रहे थे संविधान में, तब डॉक्टर सरदार पटेल उनके साथ खड़े और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, मैं जानता हूं कि आप जो संविधान बना रहे हैं वो इस देश को मजबूत बनाएगा, क्योंकि मैं किसान हूं, मुझे पता है किस बीज से कैसा फसल होगा। मैं जानता हूं कि आप एक शानदार संविधान देने जा रहे हैं देश को। तो उनके और बाबा साहब के रिश्ते इस तरह के थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। देश आजाद हुआ, लेकिन सोचिए, लोकतंत्र ने इस देश के बहुसंख्यक आबादी को आवाज दी। लेकिन आज बिहार में चुनाव है और बिहार चुनाव में मोकामा में एक क्रिमिनल जिस पर 8 एफआईआर दर्ज है, उसको इस देश का मनुवादी मीडिया छोटे सरकार के नाम से बुलाता है। इस देश के तमाम जातिवादी मनुवादी पत्रकार उनका इंटरव्यू करता है और वो शख्स दुलारचंद यादव, जो एक समाज सेवी है, जो शोषित वंचित की आवाज है, जो जातिवाद, सामंतवाद और ब्राह्मणवाद से लड़ता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से कि इसी तरह से जगदेव बाबू की हत्या की गई थी। वो भी आपके लिए लड़ रहे थे, वो कुशवाहा थे। सोनेलाल पटेल की हत्या की गई थी, इसी तरह से वो आपके लिए लड़ रहे थे, वो कुर्मी थे। आज दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई, आज दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई उसी तरह से, वो यादव थे। और इसीलिए रामस्वरूप वर्मा ने त्रिवेणी संघ बनाया था। अब बात करते हैं पिछड़ों समाज की। जननायक कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाले कौन लोग थे? कोई यादव, कुर्मी, कुशवाहा था? कोई मुसलमान था? यही सामंती, जातिवादी और मनुवादी लोग थे। लालू यादव को गाली देने वाले कौन लोग हैं? मायावती जी को भ्रष्ट कहने वाले कौन लोग हैं? दलित, पिछड़ा, किसान, क्या रामविलास जी के खिलाफ लालू जी ने बोला? लालू जी रामविलास जी के खिलाफ नीतीश जी ने कभी बोला? और इस चुनाव में क्या षड्यंत्र हो रहा है? कोई नहीं है इंडिया एनडीए गठबंधन में जो नीतीश कुमार को जिता रहा हो। नीतीश कुमार को फंसा दिया गया है बीजेपी के द्वारा, उनको अलग थलग कर दिया गया। मैं इस देश के बहुसंख्यकों से बोलना चाहता हूं, दुलारचंद यादव किसके साथ खड़े थे? पीयूष मंडल के साथ, पीयूष धानुक के साथ, पीयूष कुर्मी के साथ, पीयूष पटेल के साथ वो चुनाव लड़ रहे थे। क्या इस देश में दलितों, पिछड़ों को चुनाव लड़ने का हक नहीं है? आप सोचिए, उनकी हत्या कर देंगे आप। बाल बाल बचा है पीयूष धानुक। ये वही दौर आ रहा है फिर से।
इस देश के शोषित वंचित समाज को जातियों से निकलकर और खासकर कुर्मी यादव कुशवाहा को समझना पड़ेगा। हाल ही में एक बारात के दौरान कुशवाहा लोग को गोली मार दी गई थी। आज फिर से आरा में 2 कुशवाहा बाप बेटे को गोली मार दी गई। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के SC ST OBC से नफरत है, क्योंकि आप सत्ता के शीर्ष पर कैसे पहुंच गए। आपकी वोट की ताकत छीनने की कोशिश हो रही है। और सोचिए मीडिया की क्या भूमिका है। मैं पत्रकार हूं तो उस पर विशेष जोर देता हूं। दुलारचंद यादव को भी भ्रष्ट कहा जा रहा है, क्रिमिनल कहा जा रहा है। आप बताइए, अनंत सिंह पर FIR दर्ज हुआ है, उसको छोटे सरकार कहा जा रहा है, क्योंकि जिनकी मीडिया है उनकी जाति है। और आप कब तक चुप रहेंगे? कितने जगदेव बाबू की बलि लेंगे? कितने सोनीलाल पटेल की बलि लेंगे? कितने दुलारचंद यादव की बलि लेंगे? कितने जननायक कर्पूरी ठाकुर को गाली सुनवाएंगे? कब तक लोग अपनी बलि देते रहेंगे? इसलिए समाज बनिए, आवाज बनिए। आप सोचिए, ये इस देश में दलित के साथ रोज हत्याएं होती हैं, अल्पसंख्यकों के साथ अब रोज मारपीट और मर्डर हो रहा है। ये सब कुछ जातिवाद की वजह से हो रहा है। इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जातिवाद है, और इस सब के लिए सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो इस देश की जातिवादी और मनुवादी मीडिया। मैल्कम ने कहा है कि मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। आप सोचिए, रोज इस देश में दलित पिछड़े मारे जाते थे जब तक सोशल मीडिया नहीं था। रोज कोई रोहित वेमुला, रोज कोई पायल तडवी, रोज कोई IPS पूरन कुमार जैसे लोग सुसाइड करते थे। जब तक इस देश के दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक सरदार पटेल की तरह एकजुट नहीं होंगे, जैसे उन्होंने देश को एकजुट किया था। बाबा साहेब ने हमें जातियों में बांटा इसलिए गया था, कुर्मी यादव कुशवाहा रविदास चंद्रवंशी, कि हम बटे रहें। जब तक हम बाबा साहेब के SC ST OBC नहीं बनेंगे, अल्पसंख्यक किसान नहीं बनेंगे, तब तक हम पर जुल्म होता रहेगा। सोचिए, मुट्ठी भर लोग जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, पुलिस उनकी, थाने उनके, कोर्ट कचहरी उनके, एक वोट का अधिकार है हमारे पास, वो भी समय समय पर चोरी हो रहा है। मैं इस देश के बहुसंख्यक आबादी से कहना चाहता हूं कि 5 साल पर ही से आपको एक मौका मिलता है। इस बार मोकामा में आप जो अपराधी हैं उसको हराइए। आप सोचिए किस तरह से अनंत सिंह को गैलमराइज किया जा रहा है। सारे सवर्ण पत्रकार वहां जाकर इंटरव्यू करते हैं क्योंकि उनको व्यूज मिलता है। और आप देखते हैं, ये सच्चाई है। दुलारचंद यादव से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, आप मुझे मार देंगे। ये अब भी कौन सा देश है? ये कौन सा देश है? ये अभी भी इस देश में सामंतवाद है, जातिवाद है, मनुवाद है। राजनीति में आएंगे तो जेल में डालेंगे, FIR करेंगे, आपकी हत्या करेंगे। IAS का एग्जाम देने जाएंगे तो इंटरव्यू में नंबर काट लेंगे। और कौन लोग अनंत सिंह का महिमा मंडन कर रहे हैं? आप बताइए, कौन लोग है वो पत्रकार? आज टीवी पर पूरे दिन एजेंडा चलाया गया और दुलारचंद यादव को ही बदनाम किया गया। 70 साल के बुजुर्ग जिसकी हत्या कर दी गई है पीट पीट कर, और पुलिस ने अनंत सिंह पर FIR किया है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में लोकतंत्र जरूरी है, वोट के अधिकार जरूरी है, वोट की रक्षा करना जरूरी है। और ये दलित पिछड़ों को, और सोचिए, एक भी जनरल कैटेगरी के लोग अनंत सिंह के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। आप सोचिए, पीके ने, प्रशांत कुमार पांडे ने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है, नहीं बोल रहे हैं। मैंने अभी सूरजभान सिंह का बयान सुना, एक बार भी अनंत सिंह का नाम नहीं आया। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे चुनाव आयोग कार्रवाई करे। इसका मतलब है कि उनको डर है कि जनरल कैटेगरी भूमिहार समाज का वोट चला जाएगा। मतलब भूमिहार समाज क्या अनंत सिंह को अपना हीरो मानता है? तो ये दुर्भाग्य है। इस देश में क्रिमिनल होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है। मैं फिर कह रहा हूं, अनंत सिंह जैसे लोग किसी पार्टी में हो, इनको चुनाव हराइए। ये लोकसभा विधानसभा के जाने लायक नहीं है, ये आपका भला नहीं करेंगे। अच्छा लिखा है राजेश साहू ने, ऐसे लोग
आपको 1000, 2000, 5000 की मदद कर देंगे, लेकिन वो पैसे कहां से आते हैं? आज पूरा दिन मीडिया जो है वो महिमा मंडित कर रहा है और दुलारचंद यादव को विलेन बता रहा है। इसी तरह से ठीक जगदेव बाबू को विलेन बताया गया था जब उनकी जघन हत्या हुई थी, लेकिन इतिहास इंसाफ करता है। इसी तरह से सोनेलाल पटेल को विलेन बताया गया था जब उनकी शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दी गई थी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हेमंत सोरेन के दादा की भी हत्या हुई थी। पहले जगदेव बाबू ने कहा था, हमारी पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। बाबा साहेब ने कहा है, जिंदगी लंबी नहीं शानदार होनी चाहिए। अन्याय के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ बोलिए। अब लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लिखिए, पढ़िए, बोलिए, सोशल मीडिया आपके पास। इन टीवी अखबार वाले को काउंटर कीजिए। सोचिए कितना फर्क है कि एक अपराधी को, जिस पर 8-8 मर्डर के केस हैं, एक आदमी जो अपनी पत्नी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करता है, जो मतदाताओं को डराता है, धमकाता है, उसको ये मीडिया ग्लैमराइज करता है। सोचिए, ग्लैमराइज करके उसको रॉबिन हुड बताता है। और एक जो समाज सुधारक, एक जो सोशल रिफॉर्मर की हत्या हो जाती है, उसको क्रिमिनल कहा जा रहा है। तो खैर, मेरी कोशिश है कि आपको सच से रूबरू कराया जाए। और दुलारचंद यादव की हत्या ने देश को झकझोर दिया है और चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहा है। और सवाल है कि नीतीश जी क्या आप सचमुच अब बिहार चला रहे हैं, या क्या नीतीश जी के कंधे पर बंदूक रख के उनको बदनाम किया जा रहा है? नीतीश कुमार का जो 20 साल का जो बेदाग करियर था, जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनका सम्मान था, क्या उसको बट्टा लगाया जा रहा है? ये भी एक साजिश है। नीतीश जी क्या अब सरकार, मैं बहुजनों से कहना चाह रहा हूं कि एक बड़ी कोशिश है आरएसएस की कि उसकी अपनी सरकार हो, सवर्ण मुख्यमंत्री हो। सजग होइए, सचेत होइए। तेजस्वी यादव युवा हैं, लंबा समय है, और पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई की बात कर रहे हैं। हमें किसी भी तरह के क्रिमिनल से किनारा करना चाहिए। नीतीश जी की जो नीतीश जी का जो काम है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। याद कीजिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का वो कॉम्बिनेशन जिसमें 5 लाख नौकरियां मिली। अब तक नीतीश कुमार थे तो बिहार में नौकरियां मिल रही थी, आपको वैकेंसी थी। आप कल्पना कीजिए कि संजय झा, ललन सिंह या फिर विजय चौधरी मुख्यमंत्री बन जाए। क्या नीतीश जी को हाईजैक कर लिया गया है? आप सोचिए। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य है कि उसका अपना प्रधान मुख्यमंत्री हो बिहार में। क्या गारंटी है कि कल वो नीतीश जी को नहीं छोड़ेंगे? क्या बीजेपी बदला नहीं लेगी कि नीतीश जी ने कई बार हमसे पाला बदल के दूसरे आरजेडी के साथ, और नीतीश जी तभी मुख्यमंत्री बीजेपी मानती है जब लालू प्रसाद यादव जी का दरवाजा खुला रहता है। बीजेपी को हमेशा डर रहता है। 42 विधायक होने के बाद नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाए रखा बीजेपी ने, तो इसलिए क्योंकि लालू जी ने कभी नहीं कहा कि हम नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं मानते। नीतीश कुमार को उन्होंने हमेशा कहा कि वो मेरे छोटे भाई हैं, उनका हमेशा स्वागत है। और इस डर से बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहती है। अब रामविलास पासवान नहीं रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों का जो बिहार था, जो देश था, अब रामविलास जी नहीं है। अब लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं। अब नीतीश जी का दौर खत्म हो रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव का हाथ आगे आना चाहिए, चिराग पासवान को समझना चाहिए, और मांझी जी को भी समझना चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को समझना चाहिए। ये सब लोग सामाजिक न्याय के नेता हैं, मैं जानता हूं। ये सब लोग बहुजन समाज के लोग हैं। इनको देखना पड़ेगा कि क्या ये लोग अपने ही रास्ते में कांटे तो नहीं बो रहे हैं। क्या ये बिहार जो अंतिम अभेद किला है, जो सामाजिक न्याय का किला बचा हुआ है, जो सामाजिक न्याय का अभेद किला है, जिसको बीजेपी अब तक नहीं जीत पाई, क्या इसको जितवाने में तो नहीं लगे हुए हैं? दलितों को, पिछड़ों को, महादलितों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, किसानों को एकजुट होकर सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई के लिए उनका हाथ मजबूत करना चाहिए। नहीं तो जो सामंतवाद, जातिवाद,
90 से पहले था, लालू यादव जी के आने से पहले था, वो वापसी तो नहीं कर रहा है। जिस जातिवाद और सामंतवाद ने कर्पूरी ठाकुर जी को गालियां दी थी वो वापस तो नहीं हो रहा है। जिस जातिवाद सामंतवाद ने बीपी मंडल साहब को कहा था कि एक शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो रिफाइनरी में आग लगेगा, उनकी वापसी तो नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो किस तरह से सवाल मीडिया का, इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश के बहुजनों को अपनी बात कहना शुरू करना पड़ेगा। ये लड़ाई कलम से जीती जाएगी, ये लड़ाई शब्दों से जीती जाएगी। लोकतंत्र में वही विजेता है जिसके पास शब्द हैं। इसलिए डर के आगे जीत है। आप लोग संवैधानिक तरीके से अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकारों के लिए बोलिए और इस देश को जातिवाद, मनुवाद और सांप्रदायिकता से मुक्त कराइए। नहीं तो ऐसा ना हो कि हमारी नस्लें फिर से गुलाम हो जाए, जातिवाद का गुलाम, मनुवाद का गुलाम, सांप्रदायिकता का गुलाम। सामाजिक न्याय का जो एक किला है इसको बचाइए। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। खुद रामविलास पासवान जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, रामसुंदर दास, बाबू जगजीवन राम, भोला पासवान शास्त्री, भोला राय, इन सब लोगों ने बचा के लाया है। इसको बचाइए, सामाजिक न्याय को, सोशल जस्टिस को। और सोचिए किस तरह से दुलारचंद यादव का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। ये सब कुछ मीडिया कर रहा है और आप सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए संवैधानिक तरीके से बोलना, लिखना, पढ़ना शुरू कीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।